हेलो एवरीवन, मैं वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 31 से लेकर 33, 31, 32, 33 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 31, 32, 33 जो है चैप्टर 3 का पार्ट है, जो कि जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है, जहाँ पर कुछ डिफेंसेस दिए जाते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहाँ पर डिफेंस मिलता है। वैसे ये तीनों सेक्शन है जहाँ पर डिफेंस दिया जाता है। सेक्शन 31 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 31 की हेडिंग है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। जस्ट सेकंड। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज कह रही है कि कोई भी कम्युनिकेशन है अगर आपने गुड फेथ में किया है वो ऑफेंस नहीं होगा, बेशक उस कम्युनिकेशन से सामने वाले को हार्म भी हो जाए। तो अगर वो जो कम्युनिकेशन है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। इसका एक इलस्ट्रेशन है, ये कहता है कि मान लो एक सर्जन है, वो अपने पेशेंट को, मान लो पी को कहता है कि ए बोलता है कि मेरे ओपिनियन में आप बच नहीं पाओगे। पी की जो स्टेज है, कैंसर की स्टेज है, 3rd या 4th स्टेज है, तो ए कहता है कि मुझे लगता है आप बच नहीं पाओगे, और इस वजह से पी उसी मोमेंट पे मर जाता है, शॉक लगता है उसे और मर जाता है वो। अब वैसे सोचा जाए तो ए की वजह से ही मरा है पी, कि ए ने वो न्यूज़ दी, उसे शॉक लगा पी को और पी मर गया। पर यहाँ पर सेक्शन 31 उसको डिफेंस देता है। बस यहाँ पर दो एसेंशियल फुलफिल होने चाहिए कि एक जो कम्युनिकेशन हो वो गुड फेथ में होना चाहिए, दूसरा सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जिसको वो कम्युनिकेशन दिया जा रहा है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ये यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस मान लो फुलफिल थी तो ए को डिफेंस मिलेगा सेक्शन 31 का। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन में एक लाइन लिखी है कि ही न्यू इट टू बी लाइकली। अगर ए को लगता भी है ना कि पी की इससे डेथ भी हो सकती है, जो मैं बताऊँगा उसे कि तुम नहीं बच पाओगे, कि इससे पी की डेथ हो सकती है, उसे लगता है ऐसा, तब भी अगर वो बता रहा है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, तो ए को डिफेंस मिलेगा। मतलब बताने का भी तरीका होता है कि किस तरीके से डॉक्टर बताएगा कि एक तो जाके बोल दो पी को तू मर जाएगा, मरेगा 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 तू, तो ये एकदम से उसे शॉक दे सकता है। पर आराम से घुमा फिरा के बात बताना, वो मतलब ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। वहाँ पर वो गुड फेथ, जो गुड फेथ है वो वहाँ पर झलकेगा कि क्या वे है कम्युनिकेशन करने का। इसमें केस है एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड का। इसमें क्या था, इसमें एक एक्स था, एक्स जो HIV पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव। तो मान लो एक्स की ब्राइड थी वाई। अब डॉक्टर्स को पता चला, टू भी ब्राइड थी, मतलब कि इनकी शादी होने वाली थी, तो डॉक्टर्स को पता चला कि ये HIV पॉजिटिव है, तो इसकी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड को बता दिया गया कि ये HIV पॉजिटिव है, जो एक्स है। इन्होंने बता दिया वाई को कि जो तुम्हारा फियांसे है वो HIV पॉजिटिव है। इस वजह से इन दोनों की शादी कैंसिल हो गई, वाई ने शादी कैंसिल कर दी। एक्स ने क्या करा, इस हॉस्पिटल पर केस कर दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये कहता है कि जो हॉस्पिटल है यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, हॉस्पिटल की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, हॉस्पिटल की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल गुड फेथ में एक्ट कर रहा था और सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए ही कर रहा था। तो यहाँ पर एक केस था, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर लिख के आ सकते हो। सेक्शन 32 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। इसका एक एग्जाम्पल पहले मैं दे देता हूँ। मान लो एक्स है, एक्स को पकड़ लिया कई लोगों ने, मान लो 10 लोगों ने पकड़ लिया, ये गैंग है, और एक्स को बोला कि जाके चुरा, सामने जो घर है ना इसमें से चोरी करके आ, और एक्स यहाँ से मान लो 20 लाख रुपए चुरा के ले आया, तो क्या एक्स की लायबिलिटी होगी? देखो, मान लो 10 लोगों ने एक्स को कह रखा है कि तुझे मार देंगे जान से अगर तू 20 लाख रुपए उठा के नहीं लेके आया, तो उस केस में तो एक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात देखो कि एक्स की लायबिलिटी एज पर सेक्शन 32 तभी नहीं होगी जब इसको इंस्टेंट डेथ का खतरा है, कि उसी समय मौत का खतरा है। अदरवाइज इसकी लायबिलिटी हो सकती है। मान लो 10 लोग एक्स को कहते हैं कि अगर तू 20 लाख रुपए इस घर में से नहीं लेके आया तो तुझे देने पड़ेंगे 20 लाख रुपए, तो उस केस में अगर एक्स ले आता है तो एक्स की लायबिलिटी होगी फिर। तो यहाँ पर जो एक्स को डिफेंस है या किसी को भी डिफेंस है तभी है जब एप्रीहेंशन हो इंस्टेंट डेथ का। ये बात समझ आई। एक और पॉइंट यहाँ पर सुनो कि अब मान लो एक्स को कह दिया कि 20 लाख रुपए चुरा के तो नहीं लाने, बट तूने वाई को मारना है जान से, वाई को जाके मार दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, 10 लोग कह रहे हैं। इस केस में भी एक्स को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही वर्ड यूज़ किया गया एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पर ये डिफेंस, इन दोनों ऑफेंसेज में ये डिफेंस नहीं मिलता है। इंस्टेंट डेथ भी हो बेशक, इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन भी हो बेशक, कि एक्स जो है अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता है, उस केस में एक्स को डिफेंस नहीं मिलेगा। सेम इज द केस विद ऑफेंसेस जो कि स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिंग वॉर। सेक्शन 147 इसका एक एग्जांपल है, आप जाके चेक कर सकते हो। चैप्टर 7 में ऐसे ऑफेंसेस दिए गए हैं जो अगेंस्ट दी स्टेट है, कि अगर एक्स को कह दिया गया कि जंग छेड़नी है सरकार के अगेंस्ट,
अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नहीं तो मार देंगे तुझे, उस केस में भी ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है। फिर इसको पनिशमेंट मिलेगी उस केस में। तो मैं ऊपर ऊपर से बता दिया, सेक्शन ऑलमोस्ट कवर कर दिया। देखते हैं अब इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रहा है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन। अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट करा है वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो ही इज़ कंपल्ड बाय दी थ्रेट्स, उसको धमकियाँ दी गई हैं कि ये काम करना है, और वो जो धमकी है उससे लग रहा है कि इंस्टेंट डेथ कॉज हो सकती है मेरी। मतलब एक्स को लग रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे मार ही देंगे जान से। तो अगर कोई भी एक्ट कर दे एक्स तो ऑफेंस नहीं होगा, बट ये जो ऑफेंसेज है स्टार्टिंग में इन दोनों को छोड़कर। सेक्शन 32 एक मैक्सिम पर बेस्ड है। एक्टस मी इनवाइट ऑफ एक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, कि जो एक्ट मेरे विल के अगेंस्ट किया गया है वो मेरा एक्ट नहीं है। कुछ इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ लिखे हैं कि एक्स को कह दिया कि डेड बॉडी हाइड करो, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। कह दिया कि मर्डर करो किसी का, एग्जेम्प्टेड नहीं है, लाइबिलिटी होगी उसकी। कह दिया कि चोरी करो जाके, जैसे मैंने घर वाला एग्जांपल दिया था, एग्जेम्प्टेड है, उसको लाइबल नहीं होगा वो। वेजिंग वॉर का ऑफेंस करो तो वो लाइबल हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड नहीं है वो। इसका प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइज़ो विद एक्सप्लेनेशन। ये क्या कह रहे हैं, प्रोवाइज़ो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रोवाइज़ो कह रहा है कि जो पर्सन है, जो वह एक्ट कर रहा है, मतलब जिससे वो जोर ज़बरदस्ती से काम करवाया गया, मतलब जो एक्स है, इसको जो एक गैंग ने जो एक काम करवाया है, अगर उसने अपने अकॉर्ड से, मतलब अपनी मर्ज़ी से, उसने अगर अपनी मर्ज़ी से वो ज्वाइन करी है वो गैंग, या फिर उसने इसलिए ज्वाइन कर ली कि अगर मैंने ज्वाइन नहीं की ना तो मुझे ये लोग मारेंगे पीटेंगे। मतलब ये गैंग वालों ने कहा कि एक्स को हमारी गैंग ज्वाइन कर ले, नहीं तो तेरे को बहुत मारेंगे हम। इसको जान से मारने की धमकी नहीं दी, वैसे मारने पीटने की धमकी दी। इसने एक्स ने ज्वाइन कर ली गैंग। बाद में अगर एक्स कोई काम करता है अगर इन गैंग वालों के कहने पे, तो एक्स की लायबिलिटी होगी उस केस में। मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकल बात लग रही होगी, बट इसमें लॉजिक है कि अब जो एक्स है वो इन गैंग वालों का साथी हो गया, क्योंकि उसने एग्री कर लिया गैंग ज्वाइन करने का, तो उनका साथी हो गया। तो अगर वो कुछ करेगा तो बाद में वो नहीं कह सकता कि मुझे इस सेक्शन का डिफेंस चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 जो है सेम जो मैंने अभी सिनेरियो बताया उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि या तो वो जो पर्सन है वो अपनी मर्जी से चला जाए ऑन अकॉर्ड, या इस रीज़न से चला जाए कि मुझे पीटा जाएगा, मारा जाएगा, और उसे पता भी है, एक्स को पता भी है घटिया लोग हैं बहुत ज़्यादा, ये चोरी चकारी ऐसे गंदे काम करते हैं। तो एक्स को उस केस में इस जो सेक्शन का डिफेंस, तो एक्स को इस केस में इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिलने वाला। फिर जस्ट बिकॉज इट वाज, जो हार्म जो था, इट वाज शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो की बात कर रहा है जो कि एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया था, उससे अपोजिट। ये क्या कह रहे हैं कि मान लो एक पर्सन है, उसको वो गैंग, मान लो ये एस है, एस को ना इस गैंग ने पकड़ लिया। जो एस है वो लोहार है, स्मिथ है, स्मिथ को लोहार ही कहेंगे आई गेस। मतलब इसको क्यों पकड़ लिया इन्होंने? बिकॉज जो लोहार होता है उसके पास औजार वगैरह होते हैं, दरवाजे वगैरह तोड़ सकता है। तो इस गैंग ने एस को पकड़ लिया और एस को कह रहे हैं कि तोड़ जल्दी से। एस कह रहा नहीं तोड़ूंगा, ये गैंग कहती मार देंगे तुझे अभी जान से, नहीं तोड़ेगा। तो एस ने मान लो तोड़ दिया वो दरवाज़ा। उसके बाद ये गैंग ने चोरी कर ली। तो इस केस में एस जो है वो प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है? बस एक ही पॉइंट है, इंस्टेंट डेथ का खतरा होना चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 33। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, आप किसी क्राउडेड प्लेस पे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, आप स्टेशन, आप बस स्टैंड, इनमें से किसी जगह पे हो, कोई भी क्राउडेड प्लेस है, क्राउडेड प्लेस नहीं भी है, कुछ भी है ऐसा, तो आप जा रहे हो, आपसे क्या हो जाए, किसी को धक्का लग जाए, ठीक है। अब आपकी इंटेंशन नहीं थी धक्का मारने की, बिकॉज वहाँ पे क्राउड था और वो आपसे धक्का लगा और वो नीचे गिर गया इंसान, वो लड़का गिरे या लड़की गिरे। अब वो नीचे गिर गया वो इंसान, वो आपको कह रहा है भाई मैं तो तुम पे केस करूँगा। चोट नहीं आई है उसको, चोट बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा सा नीचे गिरा और स्क्रैच भी नहीं आया, मान लो बस गिरा और उठ गया वो। अब वो जो कह रहा है कि मैं तुम पे केस करूँगा, मैं तुम्हारी फैमिली को भी ले के आऊँगा, अब तो तुम गए जेल में, कह रहा तुमसे तो मैं चक्की ही पिसवाऊँगा अब। तो इतनी छोटी सी बात पर तो क्या ये अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो वही ये सेक्शन उसी जो एक्ट को, आपके एक्ट को डिफेंड करता है, उस एक्ट के लिए डिफेंस देता है कि मान लो ट्रिवियल हार्म पहुँचा है, स्लाइट हार्म हुआ है, थोड़ा सा मान लो किसी को चोट लग गई, मतलब जिसके बारे में कोई ऑर्डिनरी इंसान कंप्लेंट भी ना करता, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल के चला जाता कि देख के नहीं चल सकते क्या, दैट्स इट। उस बारे में कोई आपको कह रहा है कि मैं तुम पर एफआईआर करवाऊंगा, केस चलेगा ये सालों साल, अब तुमको जेल में जाना पड़ेगा। किसी की शीट निकाल ली मान लो आपने बिना पूछे, आपको प्लेन पेपर की ज़रूरत है, किसी के बैग में है, आपके क्लासमेट के, आपने वो निकाल लिया बिना पूछे। अब आपका क्लासमेट कह रहा है मैं तो भाई तुम पे एफआईआर करवाऊंगा, तुमने चोरी करी है। तो ये जो तुझे सब पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर होने लग जाए तो सोसाइटी वर्क ही नहीं कर पाएगी, हर छोटी बात पे केस हो जाएगा। उसको बचाने के लिए सेक्शन है, ये कह रहा है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है, बेशक
वो कॉज कर दे या फिर वहाँ पर इंटेंशन भी हो कॉज करने की, या पता हो नॉन टू बी लाइकली कि शायद ऐसा हो जाए किसी एक्ट से अगर हार्म हो गया है और वो हार्म इतना स्लाइट है कि कोई भी ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर का इंसान उसके बारे में कंप्लेंट ना करता, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 33 कह रहा है। और ये जो मैक्सिमम पर बेस्ड है वो है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब है द लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स। ट्रिफल का मतलब होता है बहुत ही छोटी चीज़, मतलब बहुत ही कम हार्म यहाँ पर इस केस में मान लो। इसके एसेंशियल तो आपको पता चल ही गए, यहाँ से पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। एक केस है यहाँ पर मिसेस वीदा या वेदा आई गेस वीदा होगा वर्सेस यूसुफ खान। इस केस में क्या हुआ था, एक आपको ए और बी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि ए ने मान लो बी की तरफ कुछ फाइल फेंक के मार दी। जो भी था इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, ए ने बी की तरफ फाइल फेंक के मारी और बी को स्क्रैचेस आ गए, तो बी ने इस बात पर एफआईआर करवा दी थी, केस हो गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ ट्रिवियल हार्म, बहुत ही माइनर इंजरीज हुई हैं। तो ये सेक्शन 95, उस समय सेक्शन 95 आईपीसी, आज सेक्शन 33 बीएनएस है, तो ये सेक्शन 33 बीएनएस के अंडर कवर होगा। सो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट गो, प्लीज़ सुनो। सबसे पहले तो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, बीएनएस के भी या फिर और भी क्या कहते हैं लॉज के भी। दूसरी बात, इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करो बढ़िया सा, ठीक है। नेक्स्ट आई नो कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, बस वो कमेंट्स की वजह से ही मैं वीडियो लेके आया हूँ, नहीं तो मैं लेके भी ना आता। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।